हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ES स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है NCERT साइंस। ये वीडियो सीटेट सेकेंड पेपर देने वालों के लिए या और भी जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं जिनमें भी साइंस से क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर हम क्लास 6 से 8 तक की NCERT की साइंस के चैप्टर वाइज जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही पिछले एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं साइंस के वो भी हम आपको बताएंगे। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि NCERT की संपूर्ण साइंस कंप्लीट करने के लिए कई क्लासें होंगी जिससे उनका वीडियो भी वो लोग देख सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्लास 6 की बुक के चैप्टर दिए हुए हैं। पहले मोटा मोटा चैप्टर देख लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अध्याय फर्स्ट है भोजन के घटक, अध्याय 2 है वस्तुओं के समूह बनाना, अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। ऐसे ही आगे और भी अध्याय हैं। पौधों को जानिए, अध्याय 5 शरीर में गति, सजीव विशेषताएं एवं आवास, गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, हमारे चारों ओर वायु। तो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टरों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट है हमारा भोजन के घटक। तो यहाँ पर देखिए भोजन से संबंधित बातें बताई गई हैं। हम क्या क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी चपाती सांभर, ये सभी चीज़ें हम क्या क्या खाते हैं, यहाँ पर ये सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वही हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें खाने से संबंधित ही लिखी हुई हैं। आगे यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट एक ये पॉइंट है, विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। जैसे पंजाब का अन्न का व्यंजन है मक्के की रोटी, दाल या मांस का व्यंजन है राजमा, सब्जियां हैं सरसों का साग, अन्य व्यंजन दही घी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि सरसों का साग कहाँ का मुख्य भोजन है। तो यहाँ पर आपसे कई चार ऑप्शन दे देगा, 4 जगहों के नाम दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि पंजाब में सरसों का साग बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। जो भी हम खाद्य पदार्थ अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं उन सभी में अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। पेड़ पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के घटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो ये सभी चीज़ें हैं, देखिए पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व पूछे जा सकते हैं कौन कौन से? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। और क्या है? ये रुक्षांश और जल भी इसमें शामिल होते हैं। इन सभी चीज़ों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। आगे देखिए, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध हैं? कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होते हैं। आइए हम इन परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखें। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट यही था कि मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। अब देखिए आगे एक पॉइंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो किस रूप में होते हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में। आगे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स में लिखे रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। आयोडीन का क्या बनाना है? अगर तनु विलयन बनाना है तो उसमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दी जाए तो वो बन जाएगा। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट विलयन। 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप 2 भी इन लोगों ने किया मंड के परीक्षण के लिए। तो यहाँ पर देखिए
इन्होंने क्या किया कि जो खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री है उसमें तनु विलयन की 2-3 बूंदें डाली, जिससे खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाला परिवर्तन देखा इन लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीला या काला रंग जो होता है खाद्य पदार्थ में तनु आयोडीन विलयन डालने से जो नीला या काला रंग प्राप्त हुआ वह मंड की उपस्थिति दर्शाता है। ऐसे ही आगे है, प्रोटीन का भी परीक्षण किया था इन लोगों ने, तो प्रोटीन में बैंगनी रंग दर्शाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ऐसे ही वसा के परीक्षण के लिए भी है। तो वसा के परीक्षण के लिए यहाँ पर है कि खाद्य पदार्थ को लीजिए और उसमें एक कागज़ को लपेटकर उसको कूटिए। अगर कागज़ पर तेल के धब्बे या छींटे पड़ते हैं तो समझ जाइए कि उसमें आपका वसा है। तो यहाँ पर इन्होंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का परीक्षण कर लिया है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। हमारे शरीर में कई पोषक तत्व होते हैं, अभी हम ऊपर बता चुके हैं। तो यहाँ पर आगे चेक किया जाएगा कि विभिन्न जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों को ही ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, किन किन चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये शकरकंद है, आलू है, गन्ना है और पपीता है, तरबूज है, आम, मक्का और ये देखिए बाजरा, चावल, गेहूँ, इन सभी चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये वसा के स्रोत हैं, वसा के ये पादप स्रोत हैं और ये जंतु स्रोत हैं। तो पादप स्रोत में आपका हो जाता है मूंगफली, तिल, गिरी और आपका हो जाता है यहाँ पर नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सभी आपके तेल हो जाते हैं वसा के अंतर्गत। और इसके जंतु स्रोत कौन कौन से, देखिए मछली, अंडा, दूध और क्रीम जो खाते हैं आप लोग, मक्खन, घी, मांस, ये सभी हो जाते हैं वसा के जंतु स्रोत हो जाते हैं। आगे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्रोटीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं। यहाँ पर पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों दिया गया है। ये प्रोटीन के स्रोत हैं। यहाँ पर देखिए मटर, सोयाबीन, राजमा, तुअर दाल, मूंग और चना, इन सभी में आपका क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही पे यहाँ पर जंतु स्रोत कौन कौन से हैं, दूध में, मछली में और अंडे में, मांस में, पनीर में, इन सभी चीज़ों में आपका प्रोटीन पाया जाता है। ये सभी जंतु स्रोत हैं। ऐसे ही देखिए ये सब नोट करते चलिएगा आप एक कॉपी में, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आगे देखिए प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है, शरीर की वृद्धि के लिए होती है और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन को किसको शरीर की वृद्धि अथवा स्वस्थ रहने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन होगा, या इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से किसमें प्रोटीन प्राप्त हो जाती है, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। आगे देखिए विटामिन से संबंधित है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। सभी विटामिन से भरपूर भोजन आगे चित्र में दिखाया गया है कि विटामिन किन में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पर हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें ये सभी पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सभी हाईलाइटेड होंगे। ये देखिए विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं यहाँ पर, आम, गाजर, पपीता, ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। ऐसे ही ये विटामिन बी के स्रोत हैं, यकृत, गेहूँ, चावल, ये विटामिन बी के स्रोत हैं। आगे देखिए विटामिन सी के भी स्रोत दिए हुए हैं। खट्टी चीज़ें विटामिन सी के अंतर्गत आती हैं, जैसे आपका नींबू हो गया, आंवला हो गया, अमरूद हो गया और ये टमाटर हो गया, ये संतरा हो गया, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं विटामिन सी के अंतर्गत।
विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी में आपका अंडा, मछली, मक्खन और लीवर और दूध, ये सभी आ जाता है विटामिन डी के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए कुछ स्रोत और दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर आयोडीन के कुछ स्रोत दिए हुए हैं कि पालक, अदरक और आपका ये मछली हो गया, ये हैं आयोडीन के स्रोत। ऐसे ही आगे कुछ और दिए हुए हैं, फास्फोरस के कुछ स्रोत दिए हुए हैं, केला, दूध और ये गेहूँ, चावल, ये आपके हो जाते हैं फास्फोरस के स्रोत। और देखिए यहाँ पर लोहे के भी कुछ स्रोत दिए हुए हैं, ये आपका पालक हो गया, हरी सब्जियाँ, सेब, ये लीवर, ये आपके हो जाते हैं लोहे के स्रोत। ऐसे ही आगे दिया हुआ है कैल्शियम के कुछ स्रोत, तो अंडा और दूध में आपका कैल्शियम पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए विटामिन डी के बारे में दिया हुआ है कि विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। मिलता क्या है, वो हमारे शरीर में उपस्थित ही होता है। जब सूर्य का प्रकाश उसको मिलता है तब वो एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे शरीर में भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों का चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये जो देखिए लोहे के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत, ये जो स्रोत मैंने अभी आपको बताया, ये सभी खनिज लवणों से ही संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। अभी हमने आपको ऊपर कई अलग अलग चीज़ें दिखाई, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो कई चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती थी। जैसे लीवर कई जगह था, ऐसे ही और भी चीज़ें कई जगह थी। तो इसका मतलब एक ही चीज़ में 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब यहाँ पर तो देखिए बात हो गई पोषक तत्वों की। इसके आगे एक पॉइंट और आता है कि इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे क्या होते हैं, देखते हैं आगे। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव, क्या कह रहा है यहाँ पर कि रुक्षांश जो होते हैं हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव होते हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने से हमारे शरीर की सहायता करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखिए कि रुक्षांश क्या करते हैं। रुक्षांश जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ये कोई भी पोषक तत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुख्य अवयव होते हैं। आगे बढ़ेंगे। रुक्षांश की बात हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं जल। जल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्या करता है जल? पोषकों को अवशोषित करने में। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये देखिए, ये सभी पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। समानतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे द्रव के रूप में दाल, दूध, ये सभी चीज़ें आप द्रव के रूप में जो लेते हैं उनसे जल की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन ये जो जल होता है ये क्या करता है कि मूत्र के द्वारा और पसीने के द्वारा हमारे शरीर से कुछ गंदी चीज़ें बाहर निकालने का काम करता है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, सभी पोषक तत्व उसमें होने चाहिए। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही आवश्यकता से कम होना चाहिए। अगर अधिक हो जाएगा तो उसमें भी दिक्कत है और अगर कम हो जाएगा तो उसमें भी दिक्कत है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अभी आपको ऊपर बताया कि रुक्षांश कोई भी पोषक तत्व नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट अवयव है। हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसमें रुक्षांश और जल का भी होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार का मतलब क्या हुआ कि हम जो भोजन करते हैं उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, उसके साथ साथ रुक्षांश और जल भी होना चाहिए, वही होता है संतुलित आहार। आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जो होते हैं मूंग और चना के, अंकुरित करके खाएं। किण्वित भोजन और आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, सब्जियां, ये सभी जो पदार्थ होते हैं इन सभी में कई पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति जो होता है कम व्यय में भी इनको खा सकता है, कम व्यय में भी वो संतुलित आहार प्राप्त कर सकता है।
अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और आ जाता है कि उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि उसका जो संतुलित आहार है या उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हों। जैसे कुछ चीज़ों के छिलका उतार कर सब्जी या फल, किसी सब्जी या फल को धो दो तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दालों को अगर बार बार धोया जाए तो उनमें उपस्थित कुछ विटामिन और कुछ खनिज लवण उससे अलग हो जाते हैं। तो इसलिए हमको ये भी जानना चाहिए कि कौन सा भोजन हमको कैसे करना चाहिए, उसको कितना धोना चाहिए, छील के धोना चाहिए या नहीं, ताकि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और ये आ जाता है कि हमारे भोजन में अगर वसा की मात्रा अधिक होगी, अगर हम अधिक वसा से युक्त जैसे मछली, तेल विभिन्न प्रकार के होते हैं, सभी में वसा पाई जाती है, तो ज़्यादा वसा से युक्त भोजन करेंगे तो वो मोटापे का कारण बन जाता है, उससे मोटापा अधिक होता है। आगे देखिए एक पॉइंट आ जाता है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहे तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तथा पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हीं को कहते हैं अभावजन्य रोग। समझ में आ गया होगा कि सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। कोई पोषक तत्व अगर लंबे समय तक हमको नहीं मिल पा रहा, कोई भी एक पोषक तत्व या कई पोषक तत्व हमें लंबे समय तक नहीं मिल पा रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? अभावजन्य रोग हो जाएगा। कोई ना कोई विकृति या रोग उत्पन्न होगा, उसी को कहेंगे अभावजन्य रोग। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे कैसे रोग हो सकते हैं? वृद्धि का अवरुद्ध होना, क्योंकि प्रोटीन से वृद्धि होती है तो उसकी वृद्धि रुक सकती है। चेहरे पर सूजन आ सकती है, बालों के रंग उड़ सकते हैं, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो यही हो जाएंगी आपकी अभावजन्य बीमारियां। अब यहाँ पर देखिए एक ये चार्ट दिख रहा होगा आपको, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार। तो यहाँ पर देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन ए के कारण क्षीणता, दृष्टिहीनता जैसे अभावजन्य रोग होते हैं। इसके लक्षण कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना, बंद हो जाना, तो ये हो जाता है आपका क्षीणता, दृष्टिहीनता। ऐसे विटामिन B1 की कमी से हो जाता है बेरी। इसके क्या लक्षण होते हैं? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। विटामिन C से आपका होता है स्कर्वी, मसूरों में खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना। ऐसे ही विटामिन D से रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है, मतलब दांतों का क्षय, दांतों का गिरना, कमजोर होना, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन से घेंघा या गायटर होता है। इसमें क्या होता है कि गर्दन की जो ग्रंथि होती है फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। लोहे की कमी से अरक्तता होता है, कमजोरी आती है और अरक्तता होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी तक देखिए हमने ऊपर जो कुछ भी पढ़ा उसका ये सारांश रूप में आ जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे मोटा मोटा देख लेते हैं एक बार। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक नया अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता या कमी होने से जो विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न होते हैं उसी को हम अभावजन्य कहते हैं। अभी हम ऊपर आपको बता चुके। तो यहाँ पर देखिए आपका चैप्टर 1 जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस क्लास की PDF अगर आप लोगों को प्राप्त करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको सारे PDF प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।